इसकी वैल्यू आ जाएगी जी आपकी 0.2938 के अराउंड, इतने ग्राम आ जाए। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस। लेट अस मूव। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हमने पिछले लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन दिया था, तो आपने आई होप ये सवाल ट्राई किया होगा। चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज। CuSO4 को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 10 मिनट के लिए कर रहे हो, और 1.5 एम्पियर आप क्या कर रहे हो? करंट पास कर रहे हो। व्हाट इज द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड? तो फेराडेज फर्स्ट लॉ से हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स वही बताता है। CuSO4 में जो Cu2 पॉजिटिव है वो आपको क्या देगा? Cu। इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन पास। कितने कितने मिनट के लिए आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो? टाइम है आपका 10। करंट कितना है जी? करंट आई है आपका 1.5 एम्पियर। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना है? कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? तो अगर मैं इधर से देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के लिए चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू 2 × 96500। ये चार्ज होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। तो आपको कह रहा है कि इतना जब पास करूंगा, इतना इतना जब पास करूंगा, तो कितना कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा? इतना चार्ज कितने को डिपॉजिट करेगा? 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करेगा। यानी Q इज इक्वल टू 2 × 96500 कूलम चार्ज इज नीडेड टू डिपॉजिट कितना? 63 ग्राम ऑफ कॉपर। कॉपर के 1 मोल का मास कितना? 63 ग्राम। अब इससे निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT होता है आपका, ये आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं। I कितना है? 1.5 है। T कितना है आपका? 10 मिनट है, तो कितने सेकंड हो गए? 60। तो 1.5 इंटू 600, तो 900 सेकंड, 900 हो जाएगा, 900 कूलम के अराउंड हो जाएगा। तो अगर इतना चार्ज चाहिए इतने के लिए, तो इतने से कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड, सिंपल है ना जी। तो 1 कूलम से कितना निकल जाएगा? 1 कूलम से निकलेगा 63/2 × 96500। इतने ग्राम कॉपर आपका डिपॉजिट होगा 1 कूलम। ठीक है। तो 900 से कितना हो जाएगा? तो 900 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, आपका इतना कूलम। तो इतना मास आपका क्या होना चाहिए? डिपॉजिट होना चाहिए। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बता दीजिए जी। कितना कॉपर आपका डिपॉजिट होगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी जी आपकी 0.2938 के अराउंड, इतने ग्राम आ जाए। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस। लेट अस मूव। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। एक और सवाल आ गया जी, ये भी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी इसलिए भाई क्योंकि सीबीएसई का पेपर आने वाला है, प्री बोर्ड का, वो आप कर लीजिएगा। देखते हैं जी क्या कह रहा है। इफ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द मेटेलिक वायर ऑफ 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर? 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है मेटेलिक वायर से 2 घंटे के लिए। करंट कितना है? 0.5। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 पावर माइनस। कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज? इतने में कितना चार्ज आ जाएगा? Q इक्वल टू आई टी। आई कितना है हमारे पास? 0.5 एम्पियर। और टी कितना है जी हमारे पास? 2 घंटे हैं, 60 मिनट है, 60 सेकेंड। 0.5 1/2 ले लूँ तो 6 6 36 3600 कूलम आ गया, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई? हमें एक और चीज पता है, Q इक्वल टू क्या होता है? एन ई। एन क्या हो गया? Q बाई ई। Q कितना है हमारे पास? 3600। ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। जल्दी से बता दो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? जल्दी से बताइए भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे? ये आ जाएगा आपका 2.246 इंटू 10⁻22। कितने? नेक्स्ट है हमारा 2.11। सजेस्ट लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। इलेक्ट्रोलिसिस करके आप चीजें निकालते हो, कुछ प्रोड्यूस होता है, कुछ गैस इवॉल्व होती है, कुछ अमाउंट ऑफ
मेटल क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, तो उस इलेक्ट्रोड से आप उसको खुरच के निकाल सकते हो। और अगर आप बड़े लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो आपको बहुत सारा मेटल आप निकाल सकते हो, तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और आप डब्बों में डाल के उसको सेल कर सकते हो। तो हमें बताना है कि कौन कौन से मेटल जनरली मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाए, जो पानी से रिएक्ट कर जाए, या फिर जो आपका गैस है मॉइस्चर के अंदर उनसे रिएक्ट कर जाए, उनको हम नॉर्मल तरीके से ना निकाल के या फिर कार्बन रिडक्शन से ना निकाल के हम इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मेटल जो हम एल्यूमिनियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम एंड और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरली जो ऊपर होते हैं, जनरली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, जो बहुत जल्दी पानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ऐसे बंदों को हम इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो कौन से, कुछ एग्जाम्पल हैं। एक और सवाल देख लेते हैं भाई, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहा है, कंसीडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम नीडेड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एक मोल Cr2O7 को रिड्यूस करने के लिए। अगर रिएक्शन देखो तो Cr2O7 एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 6। एक मोलिक्यूल के लिए कितने ले रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। एक मोल के लिए कितना लेगा, 1 मोल ऑफ Cr 1 मोल ऑफ Cr2O7 नीड करेगा, नीड होंगी इसको भाई कितने, 6 फैराडे की, 6 कितने कूलम्ब की जरूरत पड़ेगी। कूलम्ब में आ गया आपका, ये था आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ, व्हेन इक्वल चार्ज इज पास्ड थ्रू टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने लगा रखे हैं सीरीज में, ठीक है जी, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने सीरीज में लगा रखे, इलेक्ट्रो ले रखा है, इसमें एक है, और इनमें दोनों में इक्वल चार्ज पास किया गया है। मैं भी मान लो 1 कूलम चार्ज पास किया, when two when equal charge is passed through two electrolytic cell and these cells are connected in series, then mass डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, जो भी मेटल या जो भी चीज डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोड पे विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स के रेशियो में होगी, और इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास, ठीक है जी। तो हमने क्या करा भाई, इक्वल चार्ज पास किया था थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइट, these cells are connected, the mass of mass जो भी डिपॉजिट होगा वो किस में होगा, विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल, मान लो W था तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा उसका, Z1, W2 होगा तो उसका W1/W2 इक्वल टू बाय Z2। तो मास डिपॉजिटेड इन फर्स्ट केस, मास डिपॉजिटेड सेकंड केस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स इन फर्स्ट केस, इलेक्ट्रो इन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। सेकंड लॉ पे अभी हम एक दो सवाल करेंगे जी, उससे पहले कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर कौन कौन, हमारे पास सेल है, सेल में हम क्या कर रहे हैं, करंट देके इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया कि कौन कौन से, क्योंकि तार में तो हमने क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करा दिया, करंट फ्लो करा दिया बैटरी से, अब वो सॉल्यूशन के अंदर सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर कुछ होना चाहिए और सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ होना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज के अंदर तो हमने अगर अगर सॉल्यूशन ले रखा था वो अपने आयन प्रोवाइड कर देगा न्यूट्रलाइज करने के लिए चीज़ों को, बट सॉल्यूशन के अंदर करंट कैसे मूव, कौन है कौन है कौन है जो चार्ज कैरियर है, कौन है। तो अगर मैं देखूं मेटेलिक कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर दो तरह के होंगे, मेटेलिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर।
मेटेलिक कंडक्टर में कौन आएगा जी, मेटल है, मेटल की तार है हमारे पास, उसमें कौन है, चार्ज कैरी करेगा, जो वो है इलेक्ट्रॉन्स, उसमें चार्ज कैरी। बट अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की बात करें तो उसमें चार्ज कैरियर्स क्या है, आयन है, या तो कैटायन होगा या आयन होगा, तो कैटायन। दूसरी चीज, जब चार्ज से करंट पास करता हूँ तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। बट अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से पास करता हूँ क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ तो हो जाएगा, वीक का थोड़ा थोड़ा होगा और स्ट्रॉन्ग का एकदम से हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, क्या मेटेलिक कंडक्टर में ट्रांसफर ऑफ मास होता है, नहीं जी, कोई ट्रांसफर ऑफ मास नहीं होता। पर इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मास होगा, क्यों, क्योंकि आयन जा रहा है ना, तो आयन का खुद का मास होगा कुछ, तो वो भी साथ में मूव करेगा। दूसरी चीज भाई, इसके अलावा रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद फिक्स मेटल एटम। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है वायर में, मूव कर रहा है, जो है वो वायर में, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, जो भी एटम होगा उस पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करेंगे, पर जो इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करेगा, कोलाइड करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक रेजिस्टेंस जनरेट होगा, उसकी वजह से क्या आएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है जी। पर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस किसकी वजह से, रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ आयंस, जो कोलाइड करेंगे उनकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है जी। और दूसरी वजह से, और किसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, कोलिजन ऑफ आयन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो पड़ा है उनके साथ भी जो कोलाइड करेगा, आपस में कोलाइड कर रहा है उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ जो कोलाइड करेगा उसकी वजह से भी कोलिजन रेजिस्टेंस जनरेट होगा। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दो दो चीजें अट्रैक्ट करेंगी तभी तो कोलाइड करेंगी, है जी। आगे आ जाते हैं भाई, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इस केस में, पर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऐसा क्यों, जब मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ जो भी आपके कर्नल्स है, मेटेलिक कर्नल्स है, वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, तो वजह से फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो हिंडर होने लगता है, और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हिंडर होने लगेगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट ही आ रहा था, तो वही क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉप हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या कर गया, बढ़ गया। बट यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो मूवमेंट ऑफ आयन क्या हो जाएगा, कि काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो आप रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इसमें आ जाते हैं भाई। इसमें रेजिस्टेंस जनरली कैसा होता है, लो होता है, गुड कंडक्टर, इनका रेजिस्टेंस लो होगा उसको गुड कंडक्टर कहूंगा, ठीक है जी। बट अगर यहाँ पे बात करूँ तो इनका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो ये था हमारा कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में हमने। अगर मेटेलिक बात करते हैं, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं भाई। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये होता है। ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तभी ज़्यादा होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा और किसकी वजह से हो सकता है, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, उनके बीच में इंटरेक्शन होगी, भैया जब अट्रैक्शन आएगा तो मूवमेंट को क्या करेगा, हिंडर करेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट ड्रॉप कर जाएगा। सॉल्वेंट और सोल्यूट में अगर इंटरेक्शन होगा, चाहे वो हाइड्रोजन की वजह से हो, सॉल्वेशन की वजह से, तो ग्रेटर अगर ये ज़्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों, आयन पे पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो उसको पानी घेर लेगा तो साइज क्या करेगा, उसका साइज बहुत बड़ा हो गया, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या कर लेगा, पानी। अब ये पूरा का पूरा एक साथ मूव करेगा, पूरा का पूरा हाइड्रेशन के साथ एक साथ मूव करेगा, और जब साइज बड़ा होगा, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तीसरा क्या है, हमने पढ़ लिया सोल्यूट सोलवेंट, अब आ जाएगा सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन, की वजह से क्या होगा, अगर वो ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और विस्कस चीजों में मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ग्रेटर द विस्कोसिटी ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, और कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, जी टेम्परेचर के ऊपर आ गए, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी भी कम होने लगेगी कुछ जगहों पे,
है ना। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी बॉन्ड है उनको तोड़ने लगेगा, टूट डूट जाने लगेंगे, फ्लो आसान ही हो जाएगा। तीसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज़्यादा होने लगता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब उनका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उनका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे, और क्या हो जाएगा भाई, कंडक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाई रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लो रेजिस्टेंस। ये कह रहा है भाई टाइप्स ऑफ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात जो कर रहा था ये कह रहा है अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके केस में रेजिस्टेंस जनरली हाई होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो उसके केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो जनरली क्या होगा, लो होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि इसमें अल्फा जो होगा वो 100% नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा जो होगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी तक हमने देखा कंडक्टेंस क्या कैसे मूव करते हैं भाई, सॉल्यूशन के अंदर कैसा होता है, तार के अंदर कैसा होता है, कौन किस चीज़ को हैंडल करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं भाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा, मैंने एक तार ले ली, तार ली ऐसी, इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये तार का रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हिंडर करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना भी लेंथ होगी उतना ही हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। और अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखूं तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, तो एल बाय क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, अगर मैं दोनों को कलेक्टिव लिखूं, आर क्या हो जाएगा, एल बाय ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत बढ़िया भाई। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो वो आता है एक चीज, रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी। आर क्या है, रेजिस्टेंस, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी। अभी रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे आएगा, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी एल बाई ए क्या हो जाए आपका, 1 हो जाए, एल बाई ए क्या हो जाए, रेजिस्टिविटी किस बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अगर मैं यूनिट देखूं, आर की यूनिट होगी ओम, आर की यूनिट क्या होगी, ओम, एल की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर भी लेते हैं, मीटर भी लेते हैं, पर हमारा चीज जो इलेक्ट्रो जो आपका सेल होता है वो छोटा होता है, तो उसमें सेंटीमीटर ज्यादा यूज होता है, तो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो अगर मैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करूँ तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, तो ये क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल, आप करो, ये क्या हो जाएगा, ओम और मीटर या फिर ओम पर यूनिट हो जाएगी इसकी रेजिस्टिविटी, यूनिट हो जाएगी रेजिस्टिविटी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या देखा भाई, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर की यूनिट ओम और रेजिस्टिविटी हो जाएगी ओम मीटर या ओम। अब यहाँ से और चीजें भी निकल के आती हैं, अगर मैं दोनों को रेसिप्रोक, अगर मैं करूँ 1/r, ये क्या होता है आपका कंडक्टेंस जी, इसकी यूनिट क्या होगी भैया, पर ओम या फिर मो, या फिर पर ओम को कहते हैं साइमन। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा आपका रो, ये क्या है, रेजिस्टिविटी, इसको डिनोट करेंगे कंडक्टिविटी से, के से, के क्या है, कापा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, इसका अपोजिट है ना, तो पर ओम पर सेंटीमीटर या फिर पर मीटर या फिर मो पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर सेंटी, साइमन पर सेंटीमीटर इज यूजली यूज। तो क्या हो जाएगा अगर दोनों को ले जाऊं, 1/रो 1/r एल बाई ए जी एल बाई ए, और एल बाई ए को जनरली हम जी स्टार से डिनोट करते हैं जिसमें है सेल कांस्टेंट। ये किसी भी एक सेल के लिए हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो के इक्वल टू जी जी स्टार, ये आ जाएगा के इक्वल टू जी जी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं भैया रेजिस्टेंस। अभी तक हमने फॉर्मूले से समझने की कोशिश की थी, अब थोड़ा सा इसको डेफिनेशन, रेजिस्टेंस के बारे में हम समझ। रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, पोटेंशियल जितना भी करंट आप, पोटेंशियल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। अगर मैं 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड करूं तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,